नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे भारत में कंपनी के शासन में लाए जाने वाले सुधारों की। उसी दिशा में बात करते हुए आज हम लोग बात करेंगे 1833 में लाए गए चार्टर्ड अधिनियम की। आइए एक एक करके इसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करें। इस पर जेम्स मिल और मैकाले का प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे प्रमुख बात जो थी वह थी कि प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया था। सबसे पहले हमें समझना होगा केंद्रीकरण होता क्या है। केंद्रीकरण समस्त शक्तियां किसी एक जगह पर सिमट जाएं। जैसा कि इसमें किया गया था। प्रशासनिक और विधि निर्माण प्रक्रियाओं को सपरिषद गवर्नर जनरल में समाहित कर दिया गया था, अर्थात उनके अनुमोदन के बिना पूरे भारत में कोई कानून लागू नहीं हो सकता था। इसको केंद्रीकरण की प्रक्रिया माना गया है लोक प्रशासन की भाषा में। दूसरा शब्द आता है विकेंद्रीकरण। इसमें शक्ति का विभाजन एक हाथों में ना होकर अनेक हाथों में होता है। जैसा कि भारत में वर्तमान में स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं। इसमें सारी शक्तियों का एक स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है विकेंद्रीकरण की नीति में। बहरहाल इसमें केंद्रीकरण, प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना गया। यहां पर एक बात समझने वाली है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को कंपनी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय तक कंपनी का क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र काफी सीमित था, लेकिन 1833 तक कंपनी के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ था। इसलिए इस बार गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल माना गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। दूसरी प्रमुख बात जो इस अधिनियम में थी वो थी कि विधि निर्माण प्रक्रिया का भी केंद्रीकरण कर दिया गया था। अर्थात अब सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए नियम बनाने की शक्ति दे दी गई थी। इतना ही नहीं, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के मामले में या किसी अन्य प्रांत के संदर्भ में ये स्वतंत्र थे नियम बनाने के लिए। अर्थात सभी प्रांतों को बंगाल के अधीन कर दिया गया और अगर वहां कोई कानून बनाना होता था तो उसके लिए गवर्नर जनरल, सपरिषद गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य थी। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि बंगाल और बंबई प्रेसिडेंसी बंगाल और बंबई प्रेसिडेंसी को सिर्फ सामरिक मामलों में बंगाल
बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को सिर्फ सामरिक मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल, सपरिषद गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया था, लेकिन इस बार सभी मामलों में प्रत्यक्ष रूप से बंगाल के सरकार के अधीन सभी प्रांतों को लाया गया। तीसरी बात, भारत में गवर्नर जनरल की परिषद में आप लोगों को याद होगा कि इस परिषद का गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, उस समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसमें सदस्यों की संख्या 4 रखी गई थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इसके सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी। लेकिन इस अधिनियम के बाद संख्या बढ़ाकर पुनः 4 कर दी गई, लेकिन इस चौथे सदस्य को अस्थायी सदस्य का दर्जा दिया गया। अस्थायी अर्थात इनको मत देने का अधिकार किसी मुद्दे पर नहीं था। ये एक तरह के परामर्शदात्री सदस्य थे। अगला, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। पांचवा, इसकी धारा 87 के तहत नियुक्ति में पारदर्शिता लाई गई, अर्थात जाति व धर्म के आधार पर जो नियुक्ति के समय भेदभाव किया जाता था, उनके उन्मूलन का प्रयास किया गया। चाहे वो भारत हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। एक विधि आयोग का गठन किया गया 1835 में, जिसके अध्यक्ष स्वयं मैकाले थे। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस अधिनियम की विशेषता है, वो है कि कंपनी का जो नाम हम लोग सुनते हैं व्यापक तौर पर, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम इसी अधिनियम के द्वारा इस कंपनी को दिया गया था। इससे पहले इस कंपनी का नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम देने से पहले कंपनी का जो नाम था वो था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। इससे भी पहले कंपनी का जो नाम था वो था गवर्नर कंपनी
ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज इनटू ईस्ट इंडीज। कंपनी को जब अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था महारानी से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, उस समय कंपनी का नाम गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज था। 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट हुआ और विलियम तृतीय और मैरी संयुक्त रूप से गद्दी पर बैठे। विलियम तृतीय और मैरी। हिग पार्टी अस्तित्व में आई। संसदीय शासन पद्धति की स्थापना हुई। इस सरकार के प्रत्यक्ष समर्थन से एक नवीन कंपनी का गठन किया गया जिसका नाम था न्यू कंपनी। बदलती परिस्थितियों के साथ 1694 में इस न्यू कंपनी और वर्तमान कंपनी गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के मध्य बढ़ते गतिरोध को कम करने के लिए हिग पार्टी की सरकार ने एक आदेश जारी किया कि अगले आदेश तक सभी ब्रिटिश नागरिकों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति होगी। इस आदेश के बाद दो और नवीन कंपनियों ने जन्म लिया जिसका नाम था जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट। 1708 जाते जाते इन सभी कंपनियों का विलय पुरानी कंपनी जो गवर्नर कंपनी ऑफ लंदन मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज थी में हो गया और इस प्रकार यह कंपनी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कहलाई और 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत उसका नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया, जिसको आज हम लोग व्यापक तौर पर प्रयोग में लाते हैं और सुनने को हमें मिलता है। तो यही प्रमुख बातें थीं चार्टर्ड अधिनियम 1833 की। अगले वीडियो में नई बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।